प्रिय विद्यार्थियों, हम देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा। इसकी हम प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक देखिए हमने पढ़ लिया था। इससे आगे देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 की देखिए अगली विशेषता जो प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए किस किस का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, यहाँ पर देखिए ग्राम स्तर पर वार्ड पंच, जिनका डायरेक्ट निर्वाचन हो रहा है, जनता जिन्हें चुन रही है, वार्ड पंच, सरपंच, ये ग्राम स्तर पर है। ग्राम स्तर पर वार्ड पंच का और सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जैसे जनता डायरेक्ट चुनती है, जनता निर्वाचित करती है। दूसरा देखिए खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो मंडल सदस्य हैं, जिन्हें हम पंचायत समिति सदस्य या डेलीगेट बोलते हैं, उनका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष किया जाता है जनता के द्वारा। अब बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी जनता सीधे करती है, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है जिला परिषद सदस्यों का भी। इसके बाद देखिए खंड स्तर पर अब जो बच गए हैं, जिनका निर्वाचन नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ है, वो देखिए खंड स्तर पर प्रधान का और जिला परिषद के अध्यक्ष का, अर्थात जिला प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहा जाता है। इन दोनों का, प्रधान का और जिला प्रमुख का, प्रधान होगा ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर यानी कि पंचायत समिति स्तर पर, और जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव। इन दोनों का चुनाव जो है इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाता है, यानी कि जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद के सदस्यों में से, और खंड स्तर पर प्रधान का पंचायत समिति सदस्यों में से ही किया जाता है। अब देखिए आरक्षण की व्यवस्था। तो आरक्षण क्या है इन संस्थाओं में? इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज की सभी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। इसके बाद SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम विधानमंडलों को निर्देश देता है कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करें, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम विधानमंडलों को निर्देश देता है, जो अभी तक नहीं है, तो उसमें निर्देश देता है कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करें। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अभी इनको आरक्षण दे दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग को इन संस्थाओं में। ये जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था विभिन्न राज्यों में, तब तक ये नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लगभग सभी राज्यों के विधानमंडलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को भी इन संस्थाओं में आरक्षण दे दिया है। अब देखिए पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, टेन्योर क्या है इनका? संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इनका जो विघटन यानी कि इनको जो समाप्ति होगी इनके कार्यकाल की, उस स्थिति में इसको भंग किया जाएगा। कार्यकाल की समाप्ति में नहीं, जब इन संस्थाओं को भंग किया जाएगा, विघटित किया जाएगा, उस स्थिति में 6 माह के अंदर नई संस्थाओं का गठन आवश्यक है। यानी कि 5 वर्ष से पहले यदि संस्थाओं को विघटित कर दिया गया है तो 6 माह के अंदर अंदर नई संस्थाओं का गठन आवश्यक है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ये ध्यान दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि इन संस्थाओं के चुनाव के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका काम क्या होगा निर्वाचन आयोग का? मतदाता सूचियां तैयार करना, निर्वाचन करवाना और निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाना। ये सभी प्रमुख कार्य इस राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के होंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग में देखिए राज्य निर्वाचन अधिकारी, जिसे हम आयुक्त भी बोल सकते हैं,
राज्य निर्वाचन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए राज्य निर्वाचन अधिकारी है, उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब इसको देखिए, निर्वाचन अधिकारी है तो ये मजबूत अधिकारी होना चाहिए, शक्तिशाली अधिकारी होना चाहिए, इसके पास अधिकार होने चाहिए, दबाव में नहीं आने वाला होना चाहिए। इसलिए इसके लिए इसको हटाने से संबंधित प्रक्रिया भी कठिन होनी चाहिए। इसके लिए देखिए, पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होगी। यानी कि राज्य निर्वाचन अधिकारी को जब हटाया जाएगा तो वो मामूली तरीके से, हल्के तरीके से उसे नहीं हटाया जाएगा सरकार के द्वारा। उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होगी। इसके बाद देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी कि धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, यानी कि उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उनके पास में धन के स्रोत है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ये ध्यान रहे, किसका गठन किया जाएगा? राज्य वित्त आयोग का गठन। लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग, राज्य सरकार इन संस्थाओं के लेखों का समय समय पर परीक्षण करके कायदे नियम बना सकती है। यानी कि जो भी इन संस्थाओं के कार्य हैं, धन से संबंधित, इनकी आवश्यकताओं से संबंधित, इनके स्रोतों से संबंधित, संसाधनों से संबंधित, इनका परीक्षण करके समय समय पर राज्य सरकार जो है वो कायदे कानून बना सकती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रहे, ये आपका सवाल बनता है कि 73वें संविधान संशोधन के लिए कौन सी सूची है, तो वो है 11वीं अनुसूची। इस सूची के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विकास संबंधी 29 कार्य दिए गए। ये भी महत्वपूर्ण है, कितने कार्य दिए गए हैं? 29 कार्य दिए गए पंचायती राज संस्थाओं को। क्या है ये महत्वपूर्ण कार्य? जैसे कि मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए प्रमुख जो इनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करते हैं, जैसे कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुधन, मछली उद्योग, वन्य जीवन, लघु उद्योग, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क पुल, ग्रामीण विद्युत, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, मेले व बाजार, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास आदि। यहाँ पर ध्यान देने संबंधी बात यह है कि इनको ये कार्य पूरे के पूरे नहीं सौंपे गए हैं, लेकिन समय समय पर राज्य सरकारें इनके लिए कानून बनाकर इनको ये कार्य दिए गए हैं। दूसरे देखिए, इसमें संविधान का अनुच्छेद 40 इन संस्थाओं को संगठित करके इनकी राज्य सरकारों के द्वारा ऐसी शक्तियां दिए जाने का प्रावधान करता है ताकि ये संस्थाएं शक्तिशाली बन सकें। तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। तो अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और इसमें ये निर्देश देता है राज्य सरकारों को कि इन संस्थाओं को संगठित करके और समय समय पर इनको ऐसी शक्तियाँ दें जो इनके लिए आवश्यक है और इनको शक्तिशाली बनाया जा सके। धन्यवाद।